हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग एमपीएससी का 24 नवंबर 2018 का जो पेपर 2 हुआ था गाइस, उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डिस्कस किया था। आज हम लोग 51 to 100 डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारे 2018 का, 19 का और 22 का तीनों भी साल का पेपर एनालाइज हो जाएगा कंप्लीटली। इसके पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस कि हमने इसके पहले के पेपर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। उसकी भी लिंक और आपको थंबनेल्स में बता देता हूँ। साथ साथ सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप एमबीएस मेंस के एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो और अगर आपके एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में स्केड्यूल है, तो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। एज पर द सिलेबस हमने इसको डिजाइन करके रखा है, पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाते हुए। ये 200 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना है। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर है, उसके ऊपर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, साथ साथ अगर आपको एक चीज बताना चाहते हो, अगर आपको 2018 का, जैसे आपने पेपर 1 इसका पार्ट 1, पेपर 1 का हमारा पार्ट 2, ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चंस। इसके पहले जो हमने रिलीज किया था एक पेपर 2 का जो 50 क्वेश्चन है, फर्स्ट 50 पार्ट 1, और आज हम लोग जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो 2018 का भी पेपर एनालाइज हो जाएगा। साथ ही साथ ये तो हमारा देखने मस्ट है ही, लेकिन अगर आप 29 अक्टूबर 2022 का अगर आपने पेपर मिस कर दिया तो इसको मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो पार्ट 1, ठीक है, ये पेपर 1 है। यहाँ पे पेपर 1 का फर्स्ट 50 क्वेश्चन, पेपर 1 के जो 51 to 100 क्वेश्चन, मान लो पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ पे पेपर 2 के एक ही सेशन में हमने जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो ये सारे जो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। सारे अगर आपको प्रीवियस ईयर के भी, अगर जैसे 2019 का भी पेपर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो वो भी आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हो। इसके पेपर 1 और पेपर 2 के जो लिंक्स है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा हमारे दोनों भी, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ गाइस। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया होगा तो इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट सेशंस की जो एमपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, ये हमने डाल के रखा है। इसको भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको डाउनलोड कर लेना आज ही। और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल के रखी, जैसे पीवाई यूज़ हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशंस के लिंक्स वगैरह और भी इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर हमने डाल के रखा है। इसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपने एमपीएससी सुपर एमसी कोर्स ज्वाइन करके रखा होगा, इस आई मस्ट से काफ़ी सारे एस्पिरेंट में अच्छा रिस्पॉन्स देके उसको ज्वाइन करके उसका प्रिपरेशन किया गया, तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएगा। स्पेसिफिकली डीजी सेट पम्प्स, ठीक है, एचवीसी रेफ्रिजरेशन और एलिमिनेशन को प्रिपेयर करके जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रही बात इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन की, जो हमारे पास सेशन अवेलेबल है गाइस यूट्यूब के ऊपर, वो काफ़ी मोर देन इनफ है और सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन को कवर अप करने के लिए। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल के लिए भी बात कर दिया तो वो भी हमारा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए डाला था, वो भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। और यूजी केबल्स के बाकी सेशन है उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा डेटा कवर अप हो जाएगा। हालांकि हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजी केबल से क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ये आपको कोर्स का हमने बैनर डाल के रखा है। अगर आपके पास समय है और अगर आप ई बुक को गो थ्रू कर सकते हो तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन करके आप गो थ्रू कर सकते हो क्विक वे में, दोनों कोर्सेज के माध्यम से। ये टीएनडी का जो हमने कोर्स उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया, ये भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, करेक्ट। और अगर आप पीसीएमसी के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, पीसीएमसी के एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए जनरल इंग्लिश में स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने एज पर द टीसीएस और आईबीपीएस पैटर्न इस कोर्स को हमने डिज़ाइन किया था। इसको कोचिफाई पे अवेलेबल है। इसके जो कॉमन एयर्स के जो हमारे सेशन है, ठीक है, और हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो सारा जो एज पर द सिलेबस हमने उसको डिज़ाइन करिए, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। इस डेफिनेटली आपको काम में आएगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट आपको मिल सके टाइम टू टाइम। अभी हम लोग हमारे सेशन शुरू करते हैं और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्यू डॉट मार्क करके रखा है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग मोटर ड्राइव फॉर पंप सेट। पंप सेट के लिए अगर हम लोग मोटर ड्राइव को सिलेक्ट करें तो कौन से फैक्टर को हमने कंसिडर करना चाहिए। पहला है कि उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहिए कि उसका जो रेटिंग क्या है, जैसे उसका ड्यूटी साइकिल्स रहता है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल रहता है जैसे हमने S1 S2 से लेके इस तरीके से। ठीक है, कि कंटिन्यूस ड्यूटी है, इंटरमीडिएट ड्यूटी है। और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि उसका फाउंडेशन क्या है, बाकी सारी चीज़ें जो आपको इंस्टॉलेशन करते वक्त काम में आती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पंप सेट को डिज़ाइन करते वक्त हमारे दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड जो है इंडिया में वो कितना है, ऐसा हमें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना था। ठीक है, तो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड है इंडिया में वो है 3000 आरपीएम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
NS इज इक्वल टू क्या होता है 120F डिवाइड बाय P। ओके, अब देखिए पोल्स मतलब क्या है, P मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स 2 रहेगा और हमारे पास इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, करेक्ट। तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 120 इंटू 50 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 60। ओके, 6 इंटू 3 विल बी 30 और ये 0 0 यहाँ पे लग जाएगी, 3000 हो जाएगा। अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज आती है, ठीक है, तो 60 इंटू 60 विल बी 3600, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ मैक्सिमम टॉर्क विच मोटर इज नॉट सुटेबल, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए कौन सी मोटर सुटेबल नहीं है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर ये सुटेबल नहीं है, इज नॉट सुटेबल। ये देखिए छोटे छोटे जो सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मैक्सिमम टॉर्क विच मोटर इज नॉट सुटेबल, ठीक है। जल्दबाजी में होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, ये हम लोग काफ़ी कबार रटे रटाए क्वेश्चंस, और हम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी रहती है, सेम क्वेश्चन को देखते हैं बराबर, तो हम लोग ऑप्शन ए टिक करके जो है मार्कअप कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ जाते रहो। होता क्या फंडामेंटली हम लोग जो 4 ऑप्शन रहते हैं A B C D, ठीक है, OMR शीट में जो है हम लोग उसके ऊपर मार्क भी कर देते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता, चाह के भी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये और ये गलतियां होती है गाइस, मैंने अभी रिसेंटली देखा है 4 से 5 क्वेश्चन जो एस्पिरेंट होते हुए भी, इजी करते हुए भी, उनको क्वेश्चन आते हुए भी इस तरीके से मिस्टेक्स करके आई। तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक, मैं आपको अभी से रिकमेंड करना चाहूँगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख लीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है, तो ही जाके आप अच्छी तरीके से मार्कअप कीजिए, ऐसे जल्दबाजी में गलतियाँ मत करके आना, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर रिकमेंडेड नहीं है, ओके, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा उतना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैचअप नहीं करती फॉर अ मैक्सिमम टॉर्क एप्लीकेशंस, करेक्ट। तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का हाईएस्ट टॉर्क रहता है, ये तो हमें सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे नॉट है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होता है, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर व्हेन रोटेटिंग एट 1440 आरपीएम इज व्हाट, ठीक है। अब देखिए 1440 आरपीएम पे हमारे पास एक 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर रन हो रही है। सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना रहता है, मैं आपको एकदम बेसिक फॉर्मूला से नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, तो जहाँ पे भी आपको 4 पोल और 50 हर्ट्ज दिखता है, तो सिंक्रोनस स्पीड हमेशा रहती है उसका 1500, चाहे आपके आप निकाल ले तो, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि इसमें 120 इंटू 50/4, ठीक है, आ जाएगा 3, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 50 विल बी इक्वल्स टू 1500, करेक्ट। तो आप इस तरीके से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटे छोटे जो आपको टाइम कंजम्पशन है वो आप इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गया। अभी हमारे पास में जो रोटर स्पीड है वो है हमारे पास 1440 आरपीएम, ठीक है, रोटर स्पीड है 1440 आरपीएम। देखिए स्लिप क्या रहता है, ठीक है, स्लिप रहता है इन दोनों का डिफरेंस, करेक्ट। तो डिफरेंस कितना है 60 आरपीएम पर, किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारा 4%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। मान लो यहाँ पे हमारे 2 से, ओके, ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 60 डिवाइड बाय 15 विल बी इक्वल्स टू 4%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इस तरीके से स्किप आउट करने लगे, काफ़ी छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास 1500 हमने मल में कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे रोटर स्पीड आ रही है 60, तो हम लोग क्या करेंगे एग्जामिनेशन के वक्त डायरेक्टली 60/1500 का ही आंसर निकालेंगे, सिंपल है, 4% आ जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्लास ऑफ ड्यूटी इज यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ठीक है। अब देखिए गाइस, एक हमने सेशन लगाया, एक बनाया था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मोटर की नेम प्लेट, ठीक है, मोटर की नेम प्लेट कैसे पढ़े, ये 15 मिनट का सेशन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मैं एक्स्ट्रा टास्क देके जा रहा हूँ एग्जामिनेशन के पहले, कि आपको चीज़ें देख लेना, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर हमने मोटर की नेम प्लेट से रिलेटेड बाकी जो उसकी ड्यूटी साइकिल्स वगैरह रहते हैं वो भी पढ़ा के रखिए। वो आपको चाहते हुए भी एग्जामिनेशन में ऐसा बन सकता है क्वेश्चन छोटा मोटा, ठीक है, तो आप उसको डेफिनेटली एक बार गो थ्रू करके जाइएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद मैं आपको उसका लिंक भी है वो भी आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेशन देखना है करके, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हमारे पास कंटिन्यूस ड्यूटी के जो मोटर्स है वो हमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, ओके। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए कंटिन्यूस ड्यूटी रिक्वायर्ड रहती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं आपको उसका मार्कअप करा देता हूँ उस सेशन का।
तो यहाँ पे जो हमने सेशन का जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, जो थंबनेल आपको मेंशन किया है, उसको देखिएगा। अब देखिए एग्जामिनेशन में नॉट नेसेसरीली कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग मोटर खरीदने जाते हैं, तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई इंडक्शन मशीन आपका घर पे खरीदने जाते हैं तो कभी आप उसको देखते हो कि उसके जो पैनल पे क्या लिखा है। हालांकि हमें सिर्फ 3 ही चीज़ पता रहती है, उसका वोल्टेज कितना है और उसका एम्पियर कितना है। ये नेमा मतलब क्या होता है, नेमा डिजाइन फैक्टर क्या है, ठीक है, उसका रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना है, ठीक है, कितने हॉर्स पावर की मोटर हम लोग को तो पता रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटी साइकिल यहाँ पे S1 लिखा है, IP क्या है, IP6 है। IP मतलब होता है इंक्रीज प्रोटेक्शन, इसके फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नेम प्लेट के ऊपर रहती है। इसको किस तरीके से रीड किया जाए, एक एक फैक्टर का मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसको डेफिनेटली जाके वॉच कीजिएगा। इसकी भी अगर लिंक चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो इलेक्ट्रिकल MCQ मोटर हाउ टू रीड मोटर नेम प्लेट, ये ऐसा सर्च भी किया यूट्यूब पे, तो भी आप उस पर जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन के अंदर जो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो फैन के अंदर जो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है अप टू 10%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। 2 तरीके के प्रेशर्स रहते हैं जनरली, स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर। तो जो हमारे पास में टोटल प्रेशर रहता है फैन में, ठीक है, वो स्टैटिक और डायनेमिक प्रेशर का रहता है मिला के हुए, और उसका एयर प्रेशर है जनरली 10% से इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। 2018 में पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस, जरूर उसको गो थ्रू करके जाइएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, एक्सियल फ्लो फैंस, ठीक है, एक्सियल फ्लो, ओके। तो इसके जो हमारे पास बताया गया एक्सियल फ्लो फैंस आर ट्यूब एक्सियल, वेन एक्सियल, प्रोपेलर। तो देखिए इसके एग्जांपल्स ही है एक्सियल फ्लो फैंस, और ये हमने हमारे कोर्सेज के अंदर भी पढ़ा चुका होगा। ये सेम एज इट इज हमने क्वेश्चन और इसके रिलेवेंट थ्योरी भी आपको मैंने पढ़ा के रखे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फैंस हो गया और एक्सियल फ्लो फैंस के किस तरीके से एग्जाम्पल्स रहते हैं, फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, ठीक है, कहाँ उसके एप्लीकेशन रहते हैं, सारी चीज़ें बता दी। तो तीनों भी एग्जाम्पल होने के कारण इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन स्टैटिक प्रेशर एंड एयर फ्लो रेट इन केस ऑफ अ फैंस, ठीक है। स्टैटिक प्रेशर और एयर फ्लो रेट का जो हमारे पास में रिलेशन है, ठीक है, फैन के केस में, तो वो क्या है, वो नॉन लीनियर है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। अब आपको जो फ्लो होता है, फ्लो हो गया, साथ ही साथ उसका प्रेशर, ठीक है, साथ साथ प्रेशर के बाद आपका जो पावर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लो होता है, ठीक है, जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसकी स्पीड से, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि उसकी स्पीड से। उसका जो प्रेशर रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके स्क्वायर ऑफ स्पीड से, और उसका जो पावर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है क्यूब ऑफ स्पीड से। यहाँ से क्वेश्चन एक डेफिनेटली बन सकता है गाइस, जरूर नोट डाउन करके चलिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरिएबल स्पीड ड्राइव फॉर एन एप्लीकेशन इंप्रूव्स, ठीक है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव फॉर एन फैन एप्लीकेशन इंप्रूव्स, ठीक है। अगर हम लोग VSD का इस्तेमाल करते हैं फैन एप्लीकेशन के लिए, तो उसके कारण जो है हमारा इफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस भी हमारा बढ़ जाता है, और एनर्जी सेविंग भी हमारी हो जाती है सिग्निफिकेंट टाइम में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। वेरिएबल स्पीड ड्राइव के कारण क्या होता है कि हमारे पास में जितना लोड की रिक्वायरमेंट उतना ही हम लोग उसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते गाइस, इन अ फैन पावर P इज रिलेटेड टू द स्पीड बाय रिलेशन, ओके। क्वेश्चन में पूछा गया पावर जो होता है फैन के अंदर वो स्पीड से किस तरीके से रिलेटेड रहता है। अभी मैंने आपको बताया था क्यूब ऑफ स्पीड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा में। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ओके। जो भी आपको सिलेबस मेंशन किया गया, ठीक है, सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों भी आप अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जाइएगा, छोटे छोटे सब पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाइएगा, एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, ओके। और जैसे आपका एग्जामिनेशन हो जाता है गाइस, तो आपका ऑफलाइन पेपर मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा ज़रूर उसी दिन, ठीक है, सो दैट हम लोग उसको क्विकली गो थ्रू कर सकें, ओके। एक ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है रेफ्रिजरेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, आर ट्रू है या फिर नॉट ट्रू है, ठीक है। तो इनकरेक्ट है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके रेलेवेंट ही आपको सॉल्व करना रहता है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है कि R12 इट इज नॉट यूज्ड ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है गाइस। R12, ठीक है, इसको हम लोग ओजोन डिप्लेशन प्रॉब्लम्स के कारण इसको अभी हम लोग यूज़ नहीं करते, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे करेक्ट हो जाता है आप उसके पेपर के ऊपर आप या फिर आपके रफ पेपर पे आप उसको मार्क कर सकते हो, ट्रू और नॉट करके टिक मार्क करके आ सकते हो। R13 जो है नॉट प्रिफर्ड फॉर अ ब्लड स्टोरेज एज एट एज लो एज -90 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम लोग का इसका जो टेम्परेचर पॉइंट रहता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है माइनस, इसका मैं आपको बताता हूँ,
-81.4 डिग्री से लेके, और उसका हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है -181.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। करेक्ट, ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये R13 जो है ये प्रेफर नहीं किया जाता फॉर अ ब्लड स्टोरेज एट एज लो एज -90 डिग्री, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 21 जो है R21, इट इज सुटेबल फॉर ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग, ठीक है, कार्स वगैरह में ये R21 रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। R22 इज द मोस्ट वाइडली यूज रेफ्रिजरेंट फॉर लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट ऑप्शन बी ऑल आर द ट्रू। ये जो R22, R21, R13 और R12 को क्या कहते हैं केमिकल नेम, इसका भी मैंने आपको टेबल बता दिया, उसको जरूर गो थ्रू करके जाइएगा। और ये जो आपको एक्स्ट्रा डेटा नॉट नेसेसरीली मैं आपको कोर्सेज रिकमेंड कर रहा हूँ, बट आपको मॉक टेस्ट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन आपको मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है, आपको जो PDF आपको प्रोवाइड करके रखे उसको भी एक बार गो थ्रू करके जाना होगा, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में अब देखिए 2-3 तरीके के साइकिल्स होते हैं हमारे पास में। एक तो रहता है VCR साइकिल, ठीक है, और VAR साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें अमोनिया यूज़ किया जाता है। VCR जिसको हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल करते हैं, VR को हम लोग कहते हैं वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो VCR में हम लोग रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अमोनिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और थर्ड भी होता है जो हम लोगों को काफ़ी रेयरली पूछा था, वो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन रहता है, जो एरोप्लेन्स में वगैरह यूज़ किया जाता है। करेक्ट। तो देखिए जो हीट रिजेक्ट होता है बाय द रेफ्रिजरेंट, वो किसके द्वारा आता है, वो कंडेंसर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी पूरी साइकिल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया, वो आपको जरूर पढ़ के जानी होगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, इन अ स्प्लिट यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्लेस्ड इन आउटडोर यूनिट। ठीक है, आपने स्प्लिट एसी देखी होगी, देखिए विंडो एसी आपने देखा होगा जो खिड़कियों में लगा रहता है, ऐसा इस तरीके से बॉक्स जैसा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रिल्स रहती है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर्स वगैरह रहता है, ये होता है हमारा विंडो एसी। आपके घर में जो स्प्लिट एसी जो ऊपर लगाया जाता है वो होता है हमारे पास इंडोर यूनिट, ठीक है, इसका यहाँ पे फ्लैप रहता है, ठीक है, ओके। और बाहर जो है इस तरीके से आपने जो ये देखा होगा, ठीक है, ये हमारे पास में इसमें कंप्रेसर रहता है और हमारा कंडेंसर भी रहता है। तो जो आउटडोर यूनिट में क्या रहता है, कंप्रेसर और कंडेंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक पाइप से कनेक्टेड रहता है और यहाँ पे इंसुलेशन भी इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर रहता है। करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस को देख लेना गाइस, ठीक है, ऑप्शंस को चेकआउट करके ही आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में मार्कअप कीजिएगा। इसमें से कौन सा जो रेफ्रिजरेंट है उसका लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया, वो है हमारे पास R22। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। R22 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है हमारे पास में -256 डिग्री, ठीक है, -256 फ़ारेनहाइट, नॉट अ डिग्री। ठीक है, आपको R1, R12 और अमोनिया का भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अमोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, R717। करेक्ट, तो ध्यान में रखिएगा। इसमें से लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ये R22 का है। एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, नॉट नेसेसरीली आपने R22 ध्यान में रख लिया और यहाँ पे और भी कोई रेफ्रिजरेंट पूछा गया और उसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम रहा तो आपको गलतियाँ हो सकती है। तो ये जनरली इस तरीके से मिस्टेक्स नहीं कर लेनी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Some chlorinated fluorocarbon refrigerants may decompose into toxic irritating gases under which of the following condition। ठीक है, कुछ जो क्लोरिनेटेड फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट रहते हैं, अब देखिए रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसको हम लोग कहते हैं जनरली गैस, ठीक है, वो गैस की स्टेट में भी रहता है और लिक्विड स्टेट में भी रहता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो एंथैल्पी कंडीशंस रहती है ये वो चेंज होती है, किस तरीके से हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं, फिर किस तरीके से कंडेंस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट में एक्चुअल जो लिक्विड फ्लो होता है, जो हमारा गैस फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट, अगर हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में बात किया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिकम्पोज हो जाता है टॉक्सिक इरिटेटिंग गैसेस के अंदर। ऐसे कौन से कंडीशन में होता है, हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जब वो ओपन फ्लेम या फिर हॉट सर्फेसेस को एक्सपोज हो जाता है, तब ये एज अ टॉक्सिक इरिटेटिंग गैसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन अ मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। एग्जामिनेशन में यही ध्यान में रखना है कि फॉल्स पूछा गया है या फिर करेक्ट पूछा गया है, तो एग्जामिनेशन में आपको नोट डाउन करके आंसर मार्क करने होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू द सिंगल स्टेज कंप्रेशन, सिंगल स्टेज कंप्रेशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ठीक है, तो वह हमारा द वर्क कंप्रेशन इज इंक्रीज, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हालांकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज ये बढ़ जाता है, ये करेक्ट है। लीकेज अक्रॉस पिस्टन्स आर रिड्यूस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड, ये तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क कंप्रेशन है ये हमारा इंक्रीज बताया गया है, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके,
Next question is, if a refrigeration compressor using a thermostat as a primary controller is running continuously without significantly lowering the temperature in the refrigerated space, which of the following is most likely in a trouble? अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। अगर रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर थर्मोस्टेट को हम लोग एज अ प्राइमरी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा कंटिन्यूसली रन हो रहा है बिना किसी टेम्परेचर को लोअर किए गए बना, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस में। तो इसके कारण क्या कारण हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है? तो जो रेफ्रिजरेंट का शॉर्टेज है वो हमारा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये ऐसा ही हो गया कि हमारा कंप्लीटली सिस्टम ओपन लूप है, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है हमारा, ठीक है, जिसके कारण हमारे पास कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है और हमारा जो थर्मोस्टेट है, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो इसके कारण जो है वो जो रेफ्रिजरेंट का कंट्रोल है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और इसी कारण उसके रेफ्रिजरेंट का शॉर्टेज भी हो सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन जरूर इंपॉर्टेंट है गाइस, इस साल भी पूछे जाने के चांसेस है आपको, मतलब इसी के बेसिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस? इसमें से कौन सा एज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस करके यूज होता है, ठीक है, तो वो है हमारा कैपिलरी ट्यूब, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन वॉल्व या फिर थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वॉल्व, ठीक है। ये तीनों भी हम लोग एज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस करके भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर काफ़ी प्रेशर ड्रॉप होता है गाइस, ओके। तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा। ऑटोमेटिक वाला भी आता है जो आजकल एयर कंडीशनिंग में वगैरह यूज़ किया जाता है, ओके, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर ब्राइन सॉल्यूशन? ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर जो हमारा रेफ्रिजरेशन है वो यूज़ नहीं करते। हालांकि डेयरीज और फूड प्रोसेसिंग में, आइस प्लांट और केमिकल प्लांट में ये यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, स्पेशल एप्लीकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, ओके, बट ये हमारे डोमेस्टिक के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉल्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 2 किलोमीटर लॉन्ग केबल यूजेस 150 मेगा ओम्स फॉर लेंथ ऑफ 20 किलोमीटर, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? देखिएगा इस एग्जामिनेशन में आपको ऐसी गलती करके मत आना, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये फॉर्मूला लगा के मत आना। यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। अब सीधा आप लेंथ के अकॉर्डिंगली कंसिडर करोगे, ये हमारे कंडक्टर्स के लिए ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल्स टू रो 2 पाई L इंटू लॉग ऑफ R2 बाय R1, करेक्ट। तो जो R2 रहता है, ठीक है, वो रेडियस रहता है केबल का, और R1 रहता है हमारे रेडियस ऑफ द कोर कंडक्टर का, और L रहती है हमारी लेंथ। तो आप इससे एक सिग्निफिकेंट निकाल सकते हो, एक आपका पैरामीटर निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना लेंथ बढ़ेगा, उतने हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा। तो उसी के साथ जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो आएगा R1 बाय R2 विच इज इक्वल्स टू L2 बाय L1, करेक्ट। R1 का वैल्यू कितना है 150, R2 का वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। लेंथ कितनी थी, नेक्स्ट लेंथ वो अगर हमारी 20 होगी, ठीक है, लेंथ 20 के लिए हमें निकालना है, और इनिशियल लेंथ कितनी थी 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर्स का, करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 10, ओके, और ओके जो हमारे पास R2 आएगा 150 डिवाइड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 15 मेगा ओम्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन स्पाइट ऑफ सम एप्लीकेशन केबल्स आर प्रिफर्ड ओवर अ ट्रांसमिशन लाइन वेयर, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन में केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, प्रीफर किए जाते हैं कि कुछ एप्लीकेशन में ऐसा कंडीशंस बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व होती है, सीनिक ब्यूटी ऑफ अ सिटी इज इंपॉर्टेंट, मतलब जो एस्थेटिकली हमारी प्लीजिंग रहता है, क्योंकि आपको पता है अंडरग्राउंड केबल काफ़ी एस्थेटिकली क्लीन रहता है। ऐसे हमारे पास में जैसे पोल्स हमें दिखाई नहीं देते, कंडक्टर्स नहीं रहते, ठीक है, जिसमें सेफ्टी कंसर्न भी हो सकता है, ठीक है, पहली जगह। ओके, सबमरीन क्रॉसिंग जहाँ अगर वहाँ आती है तो वहाँ भी हम लोग केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। Next question is, calculate the increase in a resistance and a weight due to the spiraling of the conductor having a diameter of each strand of 2 cm and the number of layers excluding the strand is 1. The lay length is 40 cm. हमें क्या निकालना है guys? Increase in the resistance and weight due to the spiraling of the conductor. ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से ज़रूर देखिएगा। ओके, ये फार्मूला आता है, इसके लिए आपको नोट डाउन कर लेना होगा। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है, फार्मूला क्या आता है,
एम इंक्रीज कितना हो जाएगा 1 प्लस 9.8696 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में अगर आपको नहीं भी आता है तो स्किप आउट करके आ सकते हो गाइस। अगर आपको गलती से अभी यहाँ पे गलत आंसर मार्क करके आए तो नेगेटिव में आपको मार्क्स चल जाते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। अगर आपके लिए टफ है तो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी जनरली वो टफ रहती है। अगर ज़्यादा डिपेंड करते हैं हालांकि वो पेपर के कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो आपको आपके अकॉर्डिंगली इसका आंसर मार्क करना होता है और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सिलेक्ट कर देते हैं। नॉट नेसेसरी आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके होगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करके आते हो तो हमारे पास काफ़ी एस्पिरेंट्स का एग्जांपल है जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करके इसमें सिलेक्शन लिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो डी कितना है हमारे पास में, डायमीटर है इसका 2 सेंटीमीटर्स का। ओके, और हमारे पास हर एक स्ट्रैंड का जो है वो है 40 सेंटीमीटर्स का, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, एन मतलब होता है डी स्मॉल डी प्लस एल। ठीक है, तो ये 2 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर्स। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 9.8696 9.8696 डिवाइड बाय 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आता है हमारे पास 1.0027 वैल्यू। ठीक है, ये एम इंडक्टेंस का वैल्यू आता है। ओके, तो जो हमारे पास में इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस और वेट में ड्यू टू द स्ट्रैंडिंग, वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस के फैक्टर। ओके, तो ये हमारा किस तरीके का, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू 100 इन ब्रैकेट m माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 बार सुन लीजिएगा गाइस, एग्जामिनेशन जाने से पहले इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 100 इन ब्रैकेट 1.0027 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका वैल्यू आएगा 0.28%। ओके, सिंपल है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे क्या गलती होती है गाइस, यहाँ पे एग्जामिनेशन में ऐसे, अब देखिए ये फॉर्मूला आपने देख लिया 1.8696 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, चाहे जितना भी आप इसमें, ठीक है, देखिए गाइस, अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों, इसका मैं कारण बताता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देख लिया, ये है हमारे पास अंडर रूट के फॉर्म में। ठीक है, 1/9.8696 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी हमारे पास है इन प्लेस ऑफ हमारे पास जितना भी वैल्यूज इजी क्यों ना रहे, 2 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मैक्सिमम जो है 10 मिनट्स जो है, मिनिमम से मिनिमम 5 to 10 मिनट्स इसमें स्पेंड कर देते हैं, और इसी के कारण हमारा फंडामेंटल जो है वो लॉस हो जाता है हमारे पेपर्स को। ठीक है, तो नॉट नेसेसरीली आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यू कैन स्किप दोस क्वेश्चन एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, मैं जस्ट एक रिकमेंडेशन दिया, अगर आपको क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूज जो निकल के आते हैं 1.0027 विदाउट कैलकुलेटर, इस तरीके से वैल्यूज को निकलना, और ऑप्शंस भी हालांकि हमारे पास इस तरीके से सेट किए गए, जैसे हम लोग देख सकते हैं 0.16, 0.18, 0.36, ठीक है, 0.28। अभी हम देखिए 0.28 आया, अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते हो 0.36 आंसर आपका आ भी जाता है। ठीक है, तो इवन इफ यू आर स्पेंडिंग 5 मिनट्स एंड यू आर मार्किंग दिस क्वेश्चन एज इनकरेक्ट, तो आपका 2 जगह से लॉस होता है, एक तो टाइम आपका स्पेंड हो जाता है, और दूसरी बात है कि आपका इनकरेक्ट आंसर आप मार्कअप कर देते हो। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फॉर रिड्यूसिंग द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इट इज बेटर टू यूज। अगर हम लोग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को जो है हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट इज बेटर टू यूज ग्राउंड रॉड एंड अ काउंटर पॉइज ओनली। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज को हम लोग यूज करके हमारे टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन केबल हैज, ठीक है, XLPE केबल्स के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन केबल में एक इम्पल्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी अच्छी रहती है, वो इनर्ट रहता है केमिकल रिएक्शन के साथ, दैट मीन्स केमिकली इनएक्टिव रहता है वो, और उसकी थर्मल डिसिपेशन प्रॉपर्टी भी है काफ़ी अच्छी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन डी। अब देखिए XLPE के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमने ये भी देखा, तो इसके डायरेक्टली फुल फॉर्म भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन ये आपको ध्यान में रखना होगा, कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है गाइस, नॉट नेसेसरी। तो हम लोग जो सारे पॉसिबिलिटीज रहते हैं, देखिए गाइस हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंसेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के चैनल के ऊपर, जितना भी आपको मैं बता सकता हूँ अभी तक के इतने सालों का पेपर्स को हम लोग एनालाइज करते हुए आ रहे, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो पॉसिबिलिटीज रहती है
ठीक है, वो आपको बताते हुए चलता हूँ कि किस तरीके से अलग अलग वे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है फंडामेंटल डेटा और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो और डेटा अगर हमने कॉन्सेप्ट डेटा आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया और आपने पॉसिबिलिटीज देख ली कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते, तो आप चाहे जितने क्वेश्चन बना लो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉर्मली कौन सा मटेरियल जो है एज अ यूज़ किया जाता है आर्मरिंग के लिए। ठीक है, केबल्स के अंदर जो आर्मरिंग रहती है, सर्विंग रहती है, ठीक है, हमारे पास बेडिंग रहती है, लिड शीट रहती है, उसके मटेरियल क्या रहते हैं, उसके एप्लीकेशन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन से लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रहती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो रहता है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा रहता है, कंडक्टर पे रहता है या फिर हमारे पास इंसुलेशन पे रहता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो नॉर्मली जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आर्मरिंग एप्लीकेशंस। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग आर। न्यूट्रल ग्राउंडिंग का एडवांटेजेस पूछे गए, तो सबसे पहला है कि वोल्टेजेस जो है फेजेस के वो एलिमिनेट हो जाते हैं। द वोल्टेजेस ऑफ द फेज आर एलिमिनेटेड टू फेज टू ग्राउंड वोल्टेजेस। द हायर वोल्टेजेस ड्यू टू ट्रांजिएंट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स आर एलिमिनेटेड। द ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइटनिंग आर डिस्चार्ज टू द ग्राउंड। सारे हमारे इसके एप्लीकेशंस हो जाते, इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। देखिए ये स्टेटमेंट्स पढ़ के जाइएगा। होता है क्या कि प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी में से जो ऑप्शंस है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको मार्कअप करते हुए चलना होगा। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंगल कोर केबल हैज अ कंडक्टर ऑफ अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड द इनसाइड डायमीटर ऑफ द लीड शीट इज 6 सेंटीमीटर। इफ द केबल इज डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग द वोल्टेज ऑफ 33 किलोवोल्ट लाइन टू न्यूट्रल, फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ कंडक्टर रेडियस फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अंडर रिव्यू कर रहा हूँ। जो आंसर किया एमपीएससी ने रिलीज की थी वहाँ पे 29.90 किलोवोल्ट है। ठीक है, इसके लिए दो फॉर्मूलेज रहते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूलेज बता देता हूँ। ठीक है, आपको ये टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस एट द कंडक्टर सरफेस, तो ये क्या रहता है जी मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, ये रहेगा V डिवाइड बाय R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल R बाय स्मॉल r। ओके, और जो मिनिमम स्ट्रेस रहता है इनर शीट के अंदर वो किस तरीके से रहता है जी मिनिमम। इसका भी फॉर्मूला है आपको V डिवाइड बाय, ये रहता है R नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल R बाय और स्मॉल r। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी ध्यान में रखिएगा, इस एग्जामिनेशन में बन सकता है छोटा मोटा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये अगर आपको रिव्यू करना होगा तो ज़रूर मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछेगा गाइस। ठीक है, हमने उसको एज अ होल्ड करके रखा है इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेडिंग जो होती है केबल की वो प्रिफर्ड की जाती है इन ऑर्डर टू अचीव। ठीक है, केबल का ग्रेडिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है ये हमें पूछा गया। यूनिफॉर्म स्ट्रेस के लिए, करेक्ट है। रिडक्शन होती है क्वांटिटी ऑफ द इंसुलेशन, करेक्ट है। अगर प्रॉपर ग्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास में जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है इंसुलेशन के लिए वो भी हम लोग सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं और रिक्वायर्ड उसका जो कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट तो हालांकि करेक्ट है। रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द इंसुलेशन, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, यहाँ पे रिडक्शन बताया गया, इसलिए दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, then the next question is a system is said to be effectively grounded if R0 by R1 and X0 by X1 are respectively dash, symbols have their usual meaning। ठीक है, अब देखिए अगर एक सिस्टम इफेक्टिवली ग्राउंडेड है, अगर उसका जो रेशियो है R0 by R1 और हमारा X0 by X1 का है लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1 और X0 by X1 का रेशियो है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3, तब जाके हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि हमारी सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली ग्राउंडेड है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग्स आर प्रोवाइडेड विच इज इक्विपमेंट अर्थिंग एंड द न्यूट्रल पॉइंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर, देखिए दो तरीके का अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है विच इज इक्विपमेंट अर्थिंग एंड न्यूट्रल पॉइंट अर्थिंग। तो जो इक्विपमेंट अर्थिंग रहती है, ठीक है, ये इक्विपमेंट अर्थिंग रहती है किसके लिए मेनली प्रोवाइड की जाती है, इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, next question is the voltage rating of the circuit breaker is normally from dash times more than that of the normal operating voltage। जो voltage rating रहते हैं सर्किट ब्रेकर की वो नॉर्मली कितने गुना ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो रहता है हमारे पास 1.05 टू 1.10। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2023 में इस साल क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो डेफिनेटली इसको मार्क करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल आर एसोसिएटेड विच। जो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल है किससे एसोसिएटेड है, ये अर्थिंग ऑफ द सबस्टेशन से एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अगर कोई फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में तो जो फॉल्ट करंट फ्लो होता है ग्राउंड में ड्यू टू विच उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है नियर टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें दो तरीके के जो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल रहता है तो वो हमारे अर्थिंग जो सबस्टेशन से उससे एसोसिएटेड रह सकता है। ओके, next question is the type of fire extinguisher to put out
ऑन एन इलेक्ट्रिकल फायर इज, ठीक है, जो कौन सा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। इसके लिए काफ़ी जो हमारा इंटरेस्टिंग हमारा सेशन है गाइस, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए हम जो एक सेशन पढ़ाया था उसमें सबसे पहला ही सेशन जो है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ठीक है, तो वो सेशन ज़रूर जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अंदर हमने सारे फायर एक्सटिंग्विशर और इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज रहती है फायर्स के बारे में ये सारे डिस्कस करके रखी, ठीक है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के लिए वो रहता है हमारे पास में और क्लास डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका क्लास A, B, C, K वो भी आपका क्लास पता होना चाहिए किसके लिए होता है। K स्टैंड्स फॉर किचन फायर्स, ठीक है। तो इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जामिनेशन में वो आपको प्रिपेयर करके जरूर जाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ आर्क सप्रेसर कॉइल टू बी कनेक्टेड बिटवीन द न्यूट्रल एंड ग्राउंड टू न्यूट्रलाइज द चार्जिंग करंट ऑफ द ओवरहेड लाइन हैविंग द लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 0.02 माइक्रोफैरेड इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है हमारा 132 किलोवोल्ट का है, तो हमें KVA रेटिंग पता करनी है उस कॉइल की, ठीक है। ये भी अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कर सकते हो गाइज। अगर आपको फॉर्मूले भी आते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा है तभी जाके अटेम्प्ट करना है, हालांकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर अटेम्प्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। होता क्या है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर देते हो और इवन इफ आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क भी कर लिया तो भी आपका जो टाइम काफ़ी चला जाता है, तो आपको बाकी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और आपको क्वेश्चन बाकी नहीं मिल रहे होंगे तो तब जाके इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। L इज इक्वल टू होता है 1 पीटरसन कॉइल जो होती है हमारे पास, उसका जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहता है L इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा स्क्वायर CG, करेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। CG क्या होता है हमारा लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, इट इज अ लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे यूज होता है जो रेटिंग रहती है कॉइल की, ये रहते हैं S इज इक्वल टू 3 VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय XCG। ये दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर आप इस क्वेश्चन को मार्कअप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, राइट। VL जो है हमारे पास में 132 किलो वोल्ट का है, ठीक है। इसका फेज वोल्टेज कितना निकालेंगे हम लोग, डिवाइड बाय √3 करेंगे तो VPH का वैल्यू हमारा निकल के आता है। डायरेक्टली √3 मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ गाइस, इसका वैल्यू निकल गया 132 डिवाइड बाय √3, करेक्ट। ये हमारा एक वैल्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज ऑलरेडी बताई गई है, ओके। CG का जो वैल्यू है हमारे पास 0.2 माइक्रोफैरेड है, ओके। ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू निकलता है हमारा 2πf, ओके। तो ये आता है हमारे पास 314, सिंपल है। 50 हर्ट्ज आती है गाइस, तो आप इसको इस वैल्यू को ध्यान में रख लीजिएगा 314, ठीक है। रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड, करेक्ट। अब हम लोग इंडक्टेंस को निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। L विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 314 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। CG का जो वैल्यू है वो हमारे पास में 0.2 का 0. नॉट होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ CG है 0.2। इसका वैल्यू निकल के आता है L का, ये आएगा हमारे पास में 16.8 हेनरी, करेक्ट। ये तो हमारा एक वैल्यू हो गया। आई चेंज द कलर सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको, करेक्ट। तो जो रेटिंग रहेगी, अभी हमें क्या पूछा गया, फाइंड द KVA रेटिंग ऑफ द कॉइल, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें XCG का और L का जो है हमारे पास में वैल्यू पता होना जरूरी था, ओके। अब देखिए XCG क्या होता है, XCG इज व्हाट, इट इज नथिंग बट 1/ωCG, ओके। तो इसमें S में अगर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमारे पास वैल्यू कितने निकल गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 132 इंटू 1000 किलो वोल्ट, इसलिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, XCG। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/ωCG का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2π इंटू 50 इंटू, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई ना, ठीक है, ये 0.2 10⁻⁻⁶ रहेगा, ओके, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है 1.09 इंटू 10⁻³ KVA इसका आंसर निकल के आता है। ये आ गया हमारे पास S का वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे अब ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन D में गिवन है ये सारी चीज़ें, राइट। और अगर हम लोग इंडक्टेंस की वैल्यू बचा करें देखें तो यहाँ पे जो हेनरी में वैल्यू निकल के आई है हमारे पास ऑप्शन A में ही निकल के आए सिर्फ, ओके। तो अगर
ध्यान के देखिएगा इस यहाँ पे पीटरसन कॉइल का रेटिंग भी नहीं निकाला रहता इस फॉर्मूला के माध्यम से तो भी चलता था, ठीक है। अगर हमने ऑप्शंस को देखा रहता था पहले, कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इंडक्टेंस का वैल्यू आपका निकल के आता है तो बाकी ऑप्शन में जो है इंडक्टेंस का वैल्यू गलत ही है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सिंपली आपने एक ही वैल्यू निकाल के आगे आप लोग बढ़ सकते थे। तो ये स्मार्ट अप्रोच होता है। कहीं कहीं एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहता है, चाहे आपको जितने बड़े क्वेश्चंस लगते हैं वो देखने के लिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला पता होता है और बेसिक कैलकुलेशन निकाल के आप इसमें अगर आप 2 से 3 मिनट देते हो तो ये एक्सेप्टेबल है गाइस, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाई वोल्टेज सबस्टेशन अ कॉमन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग अ लो ग्राउंड रेजिस्टेंस इज टू यूज। हाई वोल्टेज सबस्टेशन के अंदर जो कॉमन मेथड रहती है फॉर ऑब्टेनिंग द लो ग्राउंड रेजिस्टेंस, इट इज टू यूज इंटरकनेक्टेड ग्राउंड ग्रिड। अगर हम लोग इंटरकनेक्टेड ग्राउंड ग्रिड का इस्तेमाल करें तो इस केस में हम लोग लो ग्राउंड रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, following is or are generally provided with the limit switch to prevent motion beyond the preset limit, ठीक है। जो हॉइस्ट हो गया, कन्वेयर्स हो गया, मशीन टेबल्स, हम लोग जनरली उसकी जो लिमिट है और यूज़ करते हैं बियॉन्ड दैट प्रीसेट लिमिट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको लिमिट स्विच दिया जाता है तो सो दैट वो स्विच उसको प्रिवेंट कर सके उसका मोशन बियॉन्ड इट्स प्रीसेट लिमिट। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक हॉइस्ट है, उसका जो एक्चुअल रेटिंग होगा हमारा 15 HP का, ठीक है। तो एक लिमिट स्विच हम लोग प्रोवाइड करके रहते हैं सो दैट इसके ऊपर अगर हमारा रेटिंग जाता है तो फॉर ओवरलोडिंग प्रिवेंशन हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओवरलोडिंग प्रीसेट स्विच हम लोग, प्रीसेट लिमिट हम लोग लगा सकते हैं। तो तीनों भी कंडीशन के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेटिंग्स हो गया, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ें होगी जनरली, मतलब कि क्या कि अगर आपका 15 HP और हमारा लोड जा रहा है 20 HP का, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस हॉइस्ट कन्वेयर्स के जो हमारे मशीन्स वगैरह रहते हैं तो उस केस में हम लोग ये चीज़ें करते हैं, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर नॉर्मली कनेक्टेड होता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड बिटवीन फेज एंड ग्राउंड। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फेस टू फेज होता ही नहीं गाइस, ठीक है। फेस टू ग्राउंड ही होगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज ये, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर भी मैंने आपको पढ़ा है, हॉर्न गैप हो गया, मल्टी गैप, वॉल्व टाइप, पायलट टाइप, वो आपको पता होना जरूरी है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to limit the line charging current, long distance EHV lines are connected with a dash at the both ends, ठीक है। अगर हमारे लाइन चार्जिंग करंट को लिमिट करना होगा, लॉन्ग EHV लाइंस में हम लोग कनेक्ट करते हैं लाइन रिएक्टर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। लाइन रिएक्टर्स आर कनेक्टेड विद द बोथ एंड्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। Next question is, the two lamps of 100 watt and 40 watts are connected in a series across with a 230 volt AC supply. Which of the following statement is correct? अगर हम लोग दो लैम्प 100 वाट के और 40 वाट के एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस 230 वोल्ट AC सप्लाई, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? देखिए गाइस, यहाँ पे 40 वाट का बल्ब जो है वो काफ़ी ब्राइटर ग्लो करेगा, ओके। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, R40 का, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो I2R जो ड्रॉप है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा 40 वाट बल्ब का, तो हमारा जो यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा रहेगा तो हमारा ब्राइटर बल्ब वो ग्लो करेगा, ठीक है। इसके लिए सेशन मैंने आपको डाल के रखा गया, ठीक है, लैम्प बेस्ड सेशन, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका सेम ही यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस सेशन के इस सेशन को अगर आप देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, आसानी से बन जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने विद एक्सप्लेनेशन बता के रखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना इसको, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, the recovery of dielectric strength after the arc interruption in a SF6 circuit breaker is very fast due to the, ठीक है, जो रिकवरी रहती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, आर्क इंटरप्ट होता है SF6 सर्किट ब्रेकर में, वो काफ़ी फास्ट और क्विक रहती है। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस नहीं, इसका कोई रिलेवेंट नहीं है कि हमारे नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, जहरीली नहीं है SF6, तो ये रिकवरी हो पा रही। मतलब मान लो एक बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, आर्क इंटरप्ट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑपरेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये नहीं होगा। नॉन इन्फ्लेमेबल प्रॉपर्टी इसके नहीं, ये भी इररिलेवेंट है। इनर्ट गैस नेचर है, यहाँ पे भी ये हमारा इररिलेवेंट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी जो है SF6 गैस की, इसी के कारण जो है इंटरप्शन होने के बावजूद भी उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी क्विकली रिकवर हो जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज डी ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन अप टू अ वोल्टेज लेवल ऑफ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है यूज करते हैं अप टू द वोल्टेज लेवल ऑफ 66 किलो वोल्ट, ठीक है।
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो SF6 का तो आप ये वैल्यू ध्यान में रखिए 765 किलो वोल्ट तक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात जहाँ पे आती है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 66 किलो वोल्ट तक ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। Next question is a circuit breaker preferred in a recent times for a voltage level of 132 किलोवोल्ट से 765 किलोवोल्ट। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आपको रेटिंग दिखाई देती है 765 किलोवोल्ट तो वो रहता है हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड बेस्ड सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर हैविंग ऑटो रिक्लोजर इज एन, ठीक है। इसमें से कौन सा सुटेबल सर्किट ब्रेकर जिसमें ऑटो रिक्लोजर है, ठीक है। ऑटो रिक्लोजर फ्यूज में हो सकता है क्या गाइस? नहीं, ये फ्यूज में जो है ऑटो रिक्लोजर हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है, ओके। तो ऑटो रिक्लोजर जिसके अंदर रहता है वो है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्स्ड एयर जो है, फोर्स एयर ब्लास्ट ये यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू क्वेंच द आर्क प्रोड्यूस इन द सर्किट ब्रेकर, ओके। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is with reference to the criteria of occupying less floor area, the isolator preferred is of, ठीक है। अगर हमारा लेस फ्लोर एरिया उसको ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, अगर हमारा एक क्राइटेरिया है कि उसने कम से कम जगह लेनी चाहिए, तो कौन सा आइसोलेटर हम लोग प्रीफर करेंगे? उसके लिए हम लोग पेंटोग्राफ टाइप हम लोग ये आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जरूर इसको पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर सर्च कीजिएगा सो दैट आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर बैठ जाता है, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इज, ठीक है। रेजिस्टेंस स्विचिंग जो है हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल करते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा चुका होगा, इस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग जनरली एम्प्लॉय की जाती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ, करंट रेटिंग जो है नेसेसरी नहीं है कौन से केसेस में? आइसोलेटर्स में, ठीक है। सिंपल है क्योंकि वो नो लोड पे ऑपरेट है जनरली, it is generally operated in no load conditions. Next question is a three-phase circuit breaker is rated at 3300 MVA 33 किलोवोल्ट। उसका मेकिंग करंट कितना होगा ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सिमेट्रिकल मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मेकिंग करंट रहता है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे लाइन वोल्टेज है 33 किलो वोल्ट का और यहाँ पे केवी रेटिंग्स है हमारे पास में 3300 MVA का, ओके। तो जो हमारा ब्रेकिंग करंट रहेगा IB विल बी कुछ तो 3300 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय √3 इंटू 33 इंटू 10⁻3 विच इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप 33 को 33 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ ये एलिमिनेट होने के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू निकल के आएगा वो रहेगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय √3, ठीक है, किलो एम्पियर। मैंने इसको जानबूझ के कन्वर्ट इसलिए नहीं किया कि सो दैट आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। एग्जामिनेशन में ऑप्शन के देख के ही आपको इसको अटेम्प्ट करना रहता है। अब ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, इसका मेकिंग करंट ये 2.55 टाइम्स से ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम लोग 2.55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 डिवाइड बाय √3, ठीक है। 2.55 इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 255 डिवाइड बाय √3। ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी। अब देखिए कहाँ गलतियां नहीं करने में, आपको जो एस्पिरेंट का पेपर है गाइस अभी 2-3 दिनों में मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो रेटिंग उसके यूनिट्स रहते हैं, यूनिट्स में बिल्कुल गलतियां मत करना, ठीक है। यहाँ पे 10⁻3, 6 जो भी आपका यूनिट्स रहता है किलो में, मिली में, ठीक है, मेगा में, तो आपको यहाँ पे यूनिट्स के बावजूद भी वो फंसा सकते हैं। छोटी छोटी सिलेबस बिल्कुल अवॉइड करनी गाइस अगर आपको सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। SF6 सर्किट ब्रेकर हैव द एडवांटेजेस ऑफ, हमें ऐसा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि SF6 सर्किट ब्रेकर में कौन से एडवांटेजेस रहते हैं। वेरी मच। अब सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑल ऑफ दिस है तो आप एक बार 2 ऑप्शंस को देखते आप इसको आंसर मार्कअप करके आ सकते हो, ठीक है। बट अगर आप नहीं आते तो एक बार गो थ्रू करके जरूर जाना होगा। तो जनरली ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशन में काफ़ी बार एक क्वेश्चन रह सकता है, आंसर रह सकता है, नॉट नेसेसरी बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन। तो इट इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस एंड मिनिमम करंट चॉपिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा हमारा नो रिडक्शन इन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस में कोई रिडक्शन नहीं है।
परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एम्बियंट कंडीशन, ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस है उसका एम्बियंट कंडीशंस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्बियंट कंडीशन। मान लो इसका धूप छाव या फिर हम लोग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी भी हो तो भी इसका परफॉर्मेंस डिपेंड हमारा अफेक्ट नहीं होता है SF6 सर्किट ब्रेकर का, इसलिए इसका एडवांटेजेस चारों हो जाएंगे, तीनों भी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक ब्लोआउट कॉइल्स आर जनरली यूज्ड इन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आप पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक ब्लोआउट कॉइल जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको अभी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीटली 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सेशन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तक हमने सारे पेपर्स को एनालाइज कर लिया गाइस 2019 से लेके, ठीक है। अगर आप ये जो सेशन है आप आफ्टर मई देखते हो, ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा, जो अभी 2023 का पेपर रहेगा वो भी, इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अभी तक हम लोग हर साल के 200 क्वेश्चन इंटू 3 अगर हम लोग करते तो अराउंड 600 क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज कर चुके गाइस, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे। तो आप इसको डेफिनेटली एक वैल्यू कंसिडर करके ही आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिनका भी एग्जामिनेशन है, डू प्रोवाइड योर रिव्यू आफ्टर योर एग्जामिनेशन। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ठीक है। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके जरूर वॉच कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखिए। मॉक टेस्ट की भी लिंक है एप्लीकेशन की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।